ये डांस का कीड़ा आया कहाँ से? कीड़ा नहीं बोलूँगा, वो हमेशा से एक पैशन था जो स्कूल से ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। मैंने तो सुना आपका पहला प्यार क्रिकेट है। मतलब मैं तो बहुत डायलॉग मारता था मम्मी पापा को कि सचिन भी कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी तो क्रिकेट खेल रहा है, आप मुझे भी खेलने दो। मैंने सुना है इस चक्कर में आपने घर छोड़ा है। वहाँ पे जो मॉल्स के बाहर लीफलेट्स बिकते मैं वो बेचता था। ऐसे भी दिन थे कि सिर्फ 2 पाँव या 2 अंडे के ऊपर में 2 पाव या 2 अंडे के ऊपर ही कम से कम 3 महीने 6 महीने चले। एंड आज की तारीख में तो वन पंजाबी गाय इज मेकिंग सेंसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिलजीत दोसांझ। वो सोल इतना प्योर है कि मतलब हमेशा हाथ जोड़े हुए दिखता है, अभी मौत को करीब से देखा है। ओह, बहुत करीब से। कभी अपने आप को धुन में देखा है? किसी इंसान को जो अलग ही धुन में रहता है, और कभी किसी ऐसे इंसान को देखा जो इस धुन में रहने वाले प्रोफेशन में है? आपने किसी पेंटर को देखा जब वो पेंटिंग करता है तो आजू बाजू उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वैसे ही जब गरबा कोई खेलता है तो उसे आजू बाजू कहीं नहीं दिखाई देता, वो बस हाथ कहीं और घुमा लेता है। ऐसे ही किसी आर्ट फॉर्म का प्रोफेशन बनाना, और वो भी सालों से, ये अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। आज हमारे बीच में सूरत के पाइनियर इन डांस एंड कोरियोग्राफी मिस्टर निखिल डिंगरा फ्रॉम एनडी वाइब्स मौजूद हैं। इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ निकलेगा, आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। सो निखिल, वेलकम टू आवर विजडम पॉडकास्ट। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। हैव यू एवर बीन मतलब लाइक आई हैव सीन यू फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट? और बचपन से देखा है, और मुझे नहीं लगता था कभी भी कि तुम डांस के अंदर में प्रोफेशन बनाओगे। आई वॉज लाइक यू आर इन बिजनेस, फैमिली बिजनेस जानते थे हम। ये डांस का कीड़ा आया कहाँ से? जब आपने पहले तो बोला बचपन से देखा है, बचपन में मेरे बाल भी थे। तो मैंने वो भी देखे वो भी देखे। तो बहुत कम जन ने देखा है वो कि बाल वाला निखिल। डांस का कीड़ा बेसिकली कीड़ा नहीं बोलूँगा, वो हमेशा से एक पैशन था जो स्कूल से ही ज़्यादा डेवलप हुआ था। स्कूल से या म्यूज़िक से रिलेटेड, या म्यूज़िक की तरफ प्यार ज़्यादा था शुरू से। पर जब ये रियलाइज़ हुआ कि अब फैमिली बिजनेस या वो कोई तो हर कोई कर लेता है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, कि जो भी करना है खुद का करना है, भले वो छोटा हो बड़ा हो, खुद का करना है। और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने डांस को सिलेक्ट किया कि इसमें अपना पूरा जी जा लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। मतलब मुझे ये नहीं लगेगा कभी घर आके कि यार मैं थक गया। तो आज भी मतलब ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, कभी आज भी नहीं लगता कि मैं घर जब पहुँचता हूँ कि मैं थक गया, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उससे बहुत लगाव है, बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए और बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तो सुना आपका पहला प्यार क्रिकेट है। क्रिकेट एक तरफ ऐसा था कि हमेशा से लगता था कि यार क्रिकेट भी खेल सकते हैं, पर उस टाइम के पेरेंटिंग बहुत अलग होती थी, आज की पेरेंटिंग बहुत अलग है। और उस टाइम अगर मैं इसकी कहानी देखूं तो जैसे क्रिकेट के लिए तब पेरेंट्स सब बोलते थे कि नहीं बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या बिजनेस में आएगा। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि क्रिकेट तो आप नहीं खेल सकते एज अ करियर, तो आपको करना तो बिजनेस है, पढ़ाई करो अभी चुपचाप। ओके। 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में मतलब मैं तो बहुत डायलॉग मारता था मम्मी पापा को कि सचिन भी कौन सा बहुत पढ़ा लिखा है, वो भी तो क्रिकेट खेल रहा है, आप मुझे भी खेलने दो, ये सारी चीज़ें बोलता था। पर एट द एंड ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड मैंने ये भी बहुत कोशिश की थी कि अलग अलग जगह पे ट्राई करके मैंने टेक्सटाइल भी पापा के साथ कोशिश किया, लेकिन कभी मुझे मज़ा ही नहीं आया उस चीज़ के अंदर। जब मैंने डांस का बताया घर पे कि आई वांट टू परस्यू दिस एज अ करियर, या मुझे अभी ये करना है, तो सबसे पहले पेरेंट्स का यही रिएक्शन था कि भाई हमारे ख़ानदान का लड़का और ऐसा करेगा, क्योंकि तब डांस को बहुत लो ग्रेड वर्क या ऐसा समझा जाता था कि ठीक है टाइम पास के लिए बच्चों ने कर लिया, ऐसा करियर आप लाइफ नहीं बना सकते उसके। डांस एंटरटेनमेंट का जरिया था। Absolutely, तो हम लोग भी जब नाचते तो वो एंटरटेनमेंट था कि हाँ छोटे बच्चे ने कुछ डांस कर लिया, तालियां बजा दी। राइट। पर उसको करियर बनाने के लिए तो फैमिली प्रेशर तो बहुत रहा होगा। बहुत, मतलब ऐसा भी सीन था कि मैंने और मेरे डैड के बीच में हम लोगों ने 6 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। ओह माय गुडनेस। हाँ, सो वो सीन भी था लाइफ में एक शुरू में। जब आप बोल ही रहे हैं कि भाई क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं, डांस नहीं बन सकते हैं, तो पहले जब क्रिकेट के लिए प्रेशर आया इसलिए डांस की तरफ गए? नहीं, ऐसा नहीं था। क्रिकेट वाला थोड़ा मैं बोलूँगा बचपना भी था, मैं बहुत छोटा था, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में
तब शायद मैं खुद इतना फोकस नहीं था लाइफ में कि मुझे क्या करना है। बस तब ऐसा लगता था कि मैं क्योंकि पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था तो तब लगता था नहीं आई एम गुड एट इट। आसपास स्कूल की टीम में थे, बिल्डिंग जो सोसाइटी की टीम है उसकी टीम में तुम कैप्टन होते थे, तो तुमको लगता था कि हाँ तुम अच्छा खेलते हो, सो यू फील गुड अबाउट दिस, इसलिए लगता था। आई हैव बिन टू, मतलब मैं बहुत से यंगस्टर्स से मिलता हूँ, बहुत सारे टीनेजर्स से मिलता हूँ, उनको जब ट्रेनिंग देता हूँ, उनको जब परस्यू करने के लिए बातें करता हूँ, तो द मेन थिंग विच आई फील इज़ लैक ऑफ नोइंग दैट वन थिंग विच कैन मेक यू लव योर ओन वर्क। मतलब जिसे कहते हैं कि पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे अगर मेरी कहानी कहा जाए कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर में जब सचिन बहुत अच्छी सेंचुरी मारता था तो मुझे भी सचिन बनना है। 12th में जब गदर आई तो मुझे भी सनी देओल बनना है। 11th के अंदर जब 12th कंप्लीट होने को आया तो फ्रेंड्स सब कंप्यूटर साइंस करके इंजीनियर बनना चाहते थे, तो मुझे भी वो बनना है। तो हम लोग हमेशा दूसरे की बात या दूसरे हीरो को देख के इंस्पायर होके हम उस जगह पे पहुंचते हैं और पता ही नहीं होता कि क्या होता है। तो मैंने अपनी लाइफ में एट द एज ऑफ 36 रियलाइज़ किया कि मुझे ट्रेनिंग करना है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी है जो लोगों की लाइफ में बदलाव लाए, एंड दैट इज़ दिस पॉडकास्ट स्टार्टिंग। आपको ये एहसास किसको देख के हुआ और कैसे हुआ? मुझे ये एहसास किसी को देख के तो फॉर श्योर नहीं हुआ। मुझे ये पता था जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में था कि मुझे कुछ भी करना है, अपना करना है। मुझे पापा के बिजनेस पे जाके सिर्फ गद्दी पे बैठना नहीं है। नहीं, देयर आर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर डूइंग वंडर्स, क्योंकि उनके पापा के बिजनेस में वो गए और उन्होंने उनको 10 गुना बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, उन्होंने भी बहुत अचीव किया है। पर द पॉइंट इज़ कि मुझे था कि मुझे खुद का कुछ करना है। अब खुद का कुछ करने में बहुत सारी तलाश हुई कि आपने जॉब करके देखा, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया कि ये भी कोशिश कर सकता हूँ, वो भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि अगर मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months मुझे पता चल गया था कि अगर मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है, मैं शायद उसको लंबा कर ही नहीं पाऊँगा। मतलब मैं 1 महीने 2 महीने में करके छोड़ दूँगा, जो आजकल अभी भी बहुत सारे यंगस्टर्स टीन उसी में फंसते हैं कि 3 महीना ये ट्राई करते हैं, 6 महीना ये ट्राई करते हैं, लेकिन वो जल्दी से रियलाइज़ शायद नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरा पैशन है या ये मेरी कॉलिंग है। इट कैन बी एनीथिंग, छोटे से छोटा चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़। मैंने सुना है इस चक्कर में आपने घर छोड़ा है। मैंने घर नहीं छोड़ा है। मेरे फादर वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ मी परसुइंग माई स्टडीज़ आउट ऑफ सिटी। मैं पुणे पढ़ने गया था फॉर माई ग्रेजुएशन, तो मेरे पापा उसके लिए अग्री नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो चाहते थे कि मैं बिज़नेस में आऊँ और मैं चाहता था कि मैं खुद का कुछ करूँ। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है, आप यू डोंट पे फॉर माई मनी एंड नो डोंट पे फॉर माई एजुकेशन, मैं खुद जाऊंगा और खुद पढ़ूंगा। तो मैं 2nd ईयर में था और मैं घर से चला गया था, मैं पुणे रहता था। मैं वहाँ पे जो मॉल्स के बाहर लीफलेट्स बिकते मैं वो बेचता था, उससे जो पैसा मिलता था उससे खाना खाता था। सो ऐसे भी दिन थे कि सिर्फ 2 पाव या 2 अंडे के ऊपर में 2 पाव या 2 अंडे के ऊपर ही कम से कम 3 महीने 6 महीने चले, कि सुबह 2 अंडे खा के गए, रात को आके 2 अंडे खा लिए तो खा लिए बस। व्हाट मेड यू सर्वाइव दैट टाइम? भाग के वापस आने का मन नहीं हुआ घर कि यार छोड़ ये सब जो पापा बोल राइट है? सो वो एक ईगो आ गया था एक्चुअली, देखा जाओ तो उस एज पे मैं देखूं कि उस टाइम मैं क्या सोचता था। मुझे लगता था कि अगर पापा को लगता है मैं नहीं कर सकता तो मैं करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ, तो तब वो ईगो था। पर आज अगर मैं उसको देखता हूँ तो मैं मेरे डैड के लिए मतलब इतना थैंकफुल हूँ क्योंकि अगर वो मुझे वो टफ़ एरिया नहीं दिखाते लाइफ का, क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है टफनेस का, इतने साल सर्वाइव करने का भी, वो सिर्फ और सिर्फ वो उसी की वजह से है कि आपने वो टफ़ टाइम देखा है। तो अब कोई टफ़ टाइम आता है तो लगता है कि वो गुजार लिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, तो पॉइंट मेरा एक चीज़ मेरे को ये समझनी है आपसे, 3 महीने 6 महीने आप खा नहीं रहे हो, आप कमा नहीं रहे हो, आप फीस दे नहीं पा रहे हो, आपके आसपास दोस्त नहीं हैं, और फिर भी एक ज़िद को पूरी करने के लिए जस्ट विद द ज़िद के भाई पापा ने कहा तुम नहीं कर सकते, मैं करके दिखाऊंगा। कभी उस समय पे मन नहीं हुआ कि मैं घर लौट जाऊँ मम्मी के पास में? नहीं, अब वो एक बहुत सारे ऐसे फेसेस आते थे कि आज रात को रोना आ रहा है, फिर अगले दिन सुबह उठ के देखो लाइफ ऐसी नहीं है कि आप रो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ। आप खाली रो सकते हो उस चीज़ को लेके, लेकिन आप जब तक उसके लिए काम नहीं करोगे वो आसान नहीं होगा। दैट वाज अ वेरी इजी वे आउट कि अगर मैं घर आ जाता उस टाइम पे, हाँ। तो शायद मैं लाइफ टाइम
उसी चीज़ में रहता कि मैं अचीव नहीं कर पाया था, तो शायद मैं अपने आप को लूज़र का टैग दे देता तब, क्योंकि मैंने तब अपने आप को एक विनर का टैग देने की कोशिश की, अपने आप को इतना धक्का दिया कि वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो अब मुझे हर जगह लगता है कि आई कैन पुट माई सेल्फ इन टू अ विनर पोजिशन नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। डांस एकेडमी किसी अगर यंगस्टर्स को डेवलप करना है आज की तारीख में, तो क्या क्या ज़रूरत रहेगी? पहला पॉइंट, फ्रॉम मेंटल टू फिजिकल टू फाइनेंशियल, व्हाट यू थिंक? सबसे पहले तो व्हाट यू मेड आउट द पॉइंट कि मेंटल स्टेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको एक डांस एकेडमी एस्टेब्लिश करनी है आज के टाइम पे, पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। सेकेंड चीज़ ये, आप क्या मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप उसको 3 साल 4 साल 5 साल दोगे। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल ट्राई करता हूँ, चला तो ठीक है, नहीं चला तो ये 1 साल में नहीं होगा। मतलब आई एम श्योर आप कितने भी अच्छे हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, 1 साल में वो नहीं होगा। क्योंकि जब आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं चलने वाली है और जिस दिन आप उसको छोड़ते हो, शायद नेक्स्ट डे ही वो चलने वाला होता है और वही लास्ट डे जाके आप उसको ड्रॉप कर देते हो। मतलब आप मंजिल के पास होते हो, एहसास होता है कि मंजिल नहीं मिलने वाली, पर मंजिल नेक्स्ट डोर ही होती है। वो बहुत सारे हम ऐसे वीडियोस देखते हैं ना कि लोग खड्डा खोदते रहते, जब थक जाते हैं, बस एक ही और खड्डा खोदना था, उसके नीचे हीरा पड़ा था। एग्जैक्टली वो तो एक वही मेंटल स्टेटस आपको एक यंगस्टर या जो भी एकेडमी या कोई भी एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको रखना पड़ेगा। कभी आपने बॉलीवुड में ट्राई नहीं की कि आप जाए नेक्स्ट, बिकॉज एवरी डांसर फील्स लाइक कि मैं बॉलीवुड में हिस्सा बनूं? सो मेरा ये चैप्टर भी बहुत क्लियर था लाइफ में कि मुझे जो कुछ भी करना है, जैसे मैंने बोला था, मुझे अपने लिए करना है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी और के लिए काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है, आपका जो पैशन है उस चीज़ को बनाने का। और मुझे शुरू से सिर्फ एक प्रोफेशनल के ज़्यादा मुझे एक बिजनेस भी एम्पायर भी खड़ा करना था कि ये हो सके कि डोंट टेक डांस एज अ एक्टिविटी और जस्ट हैज़ अ पैशन और अ प्रोफेशन जो आपके साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ ऐसा करिए कि उससे आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को दिखा सकते हैं कि दिस कैन टर्न इनटू इक्विवेलेंट बिजनेस जितने आप अलग बिजनेसेस को देखते हैं। पर आपको अगर बॉलीवुड में चांस मिलता, मतलब तो वो भी तो अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बनता है आज की तारीख में। तो शायद वो कितने एरियाज निकल आए हैं। हाँ, आज शायद हो सकता था कि वो 10x अमाउंट ऑफ मनी हो जाता जितना मैं अभी स्कोर कर रहा हूँ या लास्ट मतलब कुछ सालों में स्कोर कर रहा हूँ। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड आ जाता कि उसको शायद मैं एक बिज़नेस में टर्न नहीं कर पाता, एक फैमिली टाइम नहीं दे पाता अपने आप को। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो गए बॉम्बे, वो लोग बैकग्राउंड डांसर्स बने और उन्होंने बहुत अच्छा किया अपने लिए, पर कुछ साल बाद नाउ दे आर अगेन लॉस्ट इन लाइफ कि हमको क्या करना है। तो आपको चांस मिला नहीं या मैंने कभी कोशिश ही नहीं की और कोई सामने से कभी कोई ऑफर कभी कोई ऑफर नहीं आया है सच। मतलब बहुत सारे बॉम्बे वाले बोलते थे कि आप यहाँ क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते। हाँ। मतलब बॉम्बे में जो जानते थे या वो करते थे, आप बॉम्बे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। तो मुझे था हमेशा यार आई एम हैप्पी विद माई फैमिली, मुझे पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है, सब साथ में रहते हैं तो, और ऐसा ही कुछ करना है कि अपना खुद का एक एम्पायर बनाना रादर देन वर्किंग फॉर समवन एल्स। रियलिटी शो कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं उसमें भी नहीं सोचा रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि आई हैव सेंड सो मेनी किड्स देयर, तो हम उसका निटी-ग्रिटी बहुत सारे होते हैं, पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर ठीक है दैट्स देयर पार्ट। क्या सही गलत है थोड़ा बताओ तो खरी। रियलिटी शो क्या में ऐसा सही तो क्या गलत गलत था ऐसा तो उसके अंदर में क्या कांड हो रहा था जिससे आप दूर रह गए? नहीं ऐसा कुछ मैं कोई एक पर्टिकुलर शो के बारे में नहीं बताऊंगा ऐसा कुछ। हाँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि मैं हमेशा अपने टाइम को बहुत अच्छे से मेजर करता हूँ कि अगर मैं 10 साल या समझ लो 1 साल बॉम्बे जाऊँगा तो मेरा ग्रोथ कितना होगा, और मैं 1 साल अगर मेरे खुद की एकेडमी में टाइम दूंगा तो कितना ग्रोथ होगा। तो मुझे हमेशा ये वाला पलड़ा बहुत भारी लगता था कि खुद के लिए काम करूँगा तो उसका ग्रोथ का लेवल बहुत अलग है, और अगर मैं रियलिटी शो में गया या 1 सीज़न में आ गया 2 सीज़न में आ गया और जब मैं 3rd सीज़न में नहीं आऊँगा तो जो मेरा बिजनेस अच्छा सेटअप हो रहा है हाँ। वो भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। नहीं कितने लोग होते हैं कि ही वॉज इंडियन आइडल इन द टॉप 12 और पूरी दुकानदारी चल जाती है उनकी, या पर वो कितने टाइम तक चलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन आइडल कौन था? अभिजीत। हाँ, आज वो कहाँ है? ओके। सो एग्जैक्टली वो दुकानदारी चलती है, वो उस टाइम पीरियड के हर एक आर्टिस्ट का एक
एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे एक स्पोर्ट्समैन का भी एक लिमिटेड टाइम होता है कि जब तक वो खेल रहे हैं। हम कितनी बार पेपर में पढ़ते हैं कि ये इन्होंने हमारे इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था, आज वो गोल्ड बेच के अपना लाइफ चला रहे हैं। बिल्कुल राइट अगर वही चीज़ मैं एज अ आर्टिस्ट या वो नहीं करना चाहता तो मुझे एक बिजनेस एम्पायर खुद का सेट करना था। अब ये पोजीशन है कि अगर मैं 5 साल 10 साल काम नहीं करूँगा, मुझे पता है कि मेरा बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा, या मैं नहीं दिखूंगा लोगों को तो भी मेरा बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा। मैंने पहला इंसान देखा है, मेरा मुलाकात इतने ही कम लोगों से हुए आर्टिस्ट के अंदर में, जो आर्ट को पैशन तो देख ही रहा है पर बिजनेस मॉडल देख रहा है। बिजनेस देखना अलग चीज़ है, कमाना एक अलग चीज़ है। आप बिजनेस मॉडल की तरह बात कर रहे हैं, आप डांस एकेडमी को क्या बोलते हैं कंसल्टेंट की तरह देख रहे हो कि 5 साल बाद में मैंने कैसे सस्टेन करना है, 10 साल बाद कैसे सस्टेन करना है। ये थॉट प्रोसेस आर्टिस्ट के अंदर कम देखा है, ये कहाँ से लाया आप? सो वो थोड़ा खून में आता है बिकॉज बिजनेस फैमिली है ना पूरी। तो पर मोर देन दैट, जैसे मैंने बताया शुरू से यही पैशन था कि खुद का कुछ करना है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि जब तक मैं हूँ या जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं अच्छे से या उतना फिट में रह सकता हूँ तब तक ही बिज़नेस चले, पर उसके बाद भी वो चले। क्योंकि आज मैं जब देखता हूँ, मैंने बताया जैसे मेरे स्टूडेंट्स से जो बैकग्राउंड डांसर्स बने वो बने, आज वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और मैं उनको हमेशा से एक चीज़ बोलता था कि खुद का कुछ करने की कोशिश करो, साथ साथ आप जो कर रहे हो वो ठीक है पर साथ साथ खुद का भी कुछ कोशिश करो, करते रहो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेसिस पे नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आजकल हम स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि वो आपके फ्यूचर सिक्योर करेंगे। सिर्फ उस लिए भी नहीं, पर ऐसा भी कुछ जो आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आपके स्टूडेंट्स जो वहाँ तक पहुँचे, क्या उनके अंदर में तकलीफ रही? मतलब उस इंडस्ट्री में ऐसा तो क्या था कि उन लोग को चांस नहीं मिला? इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंजिंग है, इंडस्ट्री में तकलीफ कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंजिंग है, हर एक स्पेस का, हर एक जगह का अपना प्लस और माइनस है। वो इंडस्ट्री का भी है, हम सूरत में रहते हैं, हम टेक्सटाइल बिजनेस में हैं या डायमंड में, उसका भी प्लस माइनस है। तो इंडस्ट्री में हर किसी में प्लस माइनस है। सो इंडस्ट्री जो बहुत फास्ट चेंजिंग है उसके अंदर तकलीफ है अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी बताता हूँ, रिसेंटली सिचुएशन ये है कि मैंने मेरा बिजनेस पूरा ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया है। तो ये जब मैंने डिसीजन लिया और मैंने मेरी फैमिली को भी बताया कि दिस इज़, तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि 18 साल से आप ऑफलाइन सिखा रहे हो, आप पूरा का पूरा स्टूडियो लेके आप पूरा अपने स्टूडियो पूरा बनाया खुद का और ये सब किया, और अब आप सोच रहे हो ऑनलाइन जाने का। द रीज़न इज़, जैसे आपने बताया, वो बिजनेस मॉड्यूल के बारे में सोचना कि टाइम से अडेप्ट करना पड़ेगा कि जब मैं एक एरिया में हूँ, सूरत के, मैं वेसू में हूँ, तो वेसू वाले एकेडमी के में पहुँच सकते हैं, गोरदोड़ वाले या आसपास सिटी के लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन जब मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो मेरा मार्केट रीच ग्लोबल हो जाता है, और मैं ऐसी चीज़ें, ऐसे उसमें वेरिएशंस ला सकता हूँ कि मेरे होने या नहीं होने से वो बिज़नेस मॉडल फिर भी चलेगा। तो वो उसको पहले मैंने 1 साल ट्राई किया, जब लगा कि हाँ ये सस्टेनेबल है, ये वर्क करेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम इंटरनेट से दूर जाएंगे, हम इंटरनेट के पास जा जाके उसी को यूज़ करके सारा टेक यूज़ करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने टेक को पूरा यूज़ करके पूरा बिजनेस ऑनलाइन ले लिया। ये एप्लीकेशन जो आपने अभी बनाई है, ये मेरे रिसर्च में था कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है। क्या चीज़ ने आपको मजबूर किया या इंस्पायर किया? दो में से एक ही चीज़ पे आदमी बदलाव पे जाता है, या तो कोई मजबूरी आ जाए या फिर कोई इंस्पिरेशन मिल जाए या कोई चेंज आ जाए कि भाई हाँ ये है। किस चीज़ ने आपको ये मतलब ये स्टेप लेने पे इंस्पायर या मजबूर किया है? कोविड ने मजबूर कर दिया। मैं बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं हूँ कोविड को कोई भी चीज़ के लिए, बिकॉज ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, बट इस चीज़ के लिए आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा कुछ हुआ एंड देन उसने पुश किया कि ये करना ही पड़ेगा। सो कोविड के टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि एज आई टोल्ड कि कोविड तक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स तक मैंने सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ली, और कई पॉइंट पे लगता था कि नाउ यू आर सेफ साउंड, आपने अपना घर बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया, बिजनेस सब सेट है, कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं एक पॉइंट के बाद बिजनेस में। कोविड में समझ में आया कि ऐसा नहीं है। मैं उस पोजीशन में पहुंच गया जो मैं बोलता था कि जो बैकग्राउंड डांसर्स हो, तुम लोग कल बंद हो गया, कल उसने तुमको टीम से निकाल दिया, तो तुम क्या करोगे? तुम अकेले हो, तुम दौड़ोगे कहाँ? खुद का कुछ होगा, लोग तुमको जानते होंगे तो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको सिखा सकते हो, भले तुम डांस ही सिखा रहे हो, तुम्हारे अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब तुम एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हो तो तुम सिर्फ उसी पे डिपेंड करते हो। ओके। तो वही चीज़ एज ए इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हुआ मेरे साथ।
फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इससे बाहर निकलने का कुछ तो तरीका देखना पड़ेगा। एंड थिंग्स वर गेटिंग ऑनलाइन हो रहा था, तो वहाँ मजबूरी से ये किया। लेकिन फिर वो सेल्फ कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं, ऑफलाइन छोड़ना पड़ेगा और ऑनलाइन पूरा जाना पड़ेगा। तो अभी ऑफलाइन कौन संभाल रहा है? ऑफलाइन ना के बराबर करते हैं, ओके। ऑलमोस्ट ना के बराबर। सिर्फ कुछ वर्कशॉप्स कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, जस्ट टू स्टे इन टच विद ऑल द ओल्ड स्टूडेंट्स जो चाहते हैं अभी भी कि सर आप क्लासेस लीजिए, ये करिए, वो करिए। जैसे आपसे बात कर रहा था तो मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, तो एक सवाल मैं फिर से रिफ्रेम करता हूँ और कान को उल्टे तरीके से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आर रियलिटी शोज पेड सेटअप्स, आर दे प्लान्ड, आर दे स्टोरी उनकी लिखी हुई है? कुछ हद तक। तो जो हम देखते हैं कि एक गरीब का बच्चे को उठा के लेके आए या एक मिडिल क्लास को उठा के लेके आए और उसके आर्ट फॉर्म को एकदम से हाईली उसको सो वो बना टैलेंटेड दिया। तो होता ही है बच्चा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बच्चा जो गरीब घर से उठा के ला रहे हैं वो बच्चा टैलेंटेड तो है ही, लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे की कहानी, उसमें सच्चाई कितनी है? उसमें सच्चाई जितनी भी हो, उसको सच्चाई को बताया ऐसे जाता है कि वो बिके। ओके। रियलिटी शो का काम ये है कि उस सच्चाई को अगर आप मतलब मिर्च मसाला जोड़ के, मिर्च मसाला यानी कि जोड़ अगर अगर अगले के पास 100 रुपए की चीज है भी खरी तो बताएंगे है ही नहीं वो। है ही नहीं। हाँ। ओके। तो वो उसको बेचना तो है ही, तो कैसे बेचेंगे? आर द विनर्स बिन लाइक पेड? कुछ ऐसी एंट्रीज सो होती मैं है उस लेवल तक तो नहीं पहुंचा हूँ सच में। मैंने कभी उस लेवल पे ना जानने की कोशिश की ना वो की कि भाई ये सच में पेड होता है नहीं होता है। पर या पेड एंट्रीज होती हैं, वो फॉर श्योर है। पर विनर्स कितने पेड है नहीं है, दैट बिकॉज वो दिखता है ना, टैलेंट तो सबको दिखता है। वो गा रहा है तो अच्छा गा रहा है, वो डांस कर रहा है तो अच्छा डांस कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फेवरेट कोरियोग्राफर आपका कौन है जो आज की तारीख में बहुत फेमस है उनमें, या पुराने टाइम के अंदर में से भी? एक गणेश आचार्य करके कोरियोग्राफर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गणेश हेगड़े, ये दोनों गणेश बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी रीजन गणेश आचार्य और सो दे अंडरस्टैंड कि पब्लिक को क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता जैसे आजकल बहुत सारे, मैं इवन मेरे क्लोज जो कोरियोग्राफर्स हैं मैं उनको भी बोलता हूँ, तुम इस लेवल का टफ सिखाने की कोशिश करते हो और तुमको लगता है कि तुम बहुत कूल लग रहे हो, इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं बोला कि वो बुरा है, कि वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा तो करो जो सीखने आ रहा है वो सीख सके। मेक इट थिंग्स इजी एंड सिंपल फॉर देम। वो सिर्फ आपको देखने नहीं आ रहे, दे आर पेइंग अ वर्कशॉप फीस टू लर्न समथिंग। तो ये शुड ऑल्सो बी एबल टू लर्न, मतलब वो वहाँ से कुछ जा रहे हैं सीख के, तो कुछ सीख के जाना चाहिए, आए हैं पैसा दे के। तो आपने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है। हाँ। कोई एक ऐसा बंदा है जो आपको लगता है कि यार ये बंदा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है, मुझसे भी आगे पहुंच सकता है, और वो पहुंचा भी है? सो ये तो मैं हर स्टूडेंट के लिए विश करता हूँ कि यार मुझसे भी आगे पहुँचे। रीज़न बीइंग, जिस तरीके से मेरा अल्टीमेट से गोल हमेशा ये रहा कि मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो वो बहुत आगे जाए, सो नेक्स्ट लेवल पहुँच सके। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टाफ है, जो स्टाफ था और उन्होंने अपने आप मुझसे डिस्कस करके, सर हमको अपना करना है, खुद करना है। जैसे ये हम बहुत डिस्कस करते हैं कि इसने मेरा आदमी तोड़ लिया, इसने मेरी वो स्टाफ तोड़ लिया और ये कर लिया वो कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि सर हमको अपना करना है। तो मैंने बैठ के उनके लिए एक रोड मैप बनाया कि तुम ऐसा करो, यहाँ से ये शुरू करो। तो जिनके साथ मैंने बैठ के रोड मैप बनाया था, दे आर डूइंग सो गुड फॉर देमसेल्फ इन लाइफ, एटलीस्ट दे आर ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर फैमिली। सो वो एक सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए। और आज भी उनमें से ऐसे बहुत सारे हैं जो हर गुरु पूर्णिमा में या हर एक टीचर्स डे पे आके मुझे प्रॉपर एक लेटर लिखते हैं, चॉकलेट्स का डब्बा देके जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट चॉकलेट का डब्बा या लेटर, इट्स ऑल अबाउट देयर थैंकफुलनेस टुवर्ड्स अ टीचर या समवन हु इज गाइडिंग देम, एंड दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। तो एक रिसर्च मैंने भी की है और रिसर्च में ये पता चला है कि आप अच्छे स्टूडेंट्स को तो तैयार करते हो और उन्हें अपने लेवल का कोरियोग्राफर भी बनाते हो या नेक्स्ट लेवल का बनाते हो, आप वॉचमैन को भी बना लेते हो यार। वो वॉचमैन को नहीं, पर ऐसे बहुत सारे जन होते हैं। सो वो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ जनरली मनीष, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, भारी नहीं। लेकिन अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपकी 20 साल की जर्नी लोगों के सामने आएंगे। तो मेरे लिए ये सुनना बहुत था कि यार चलो एक अच्छा डांसर को तो बना ही सकते हो, एक जिसे इच्छा थी जो स्टूडेंट आए आपके पास, पर एक वॉचमैन को कैसे कोरियोग्राफर बनाया जाता है, ये भी मतलब एक बार तो सुनने में फ़नी है। हाँ फ़नी है। सो वो अब उसको वॉचमैन के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि उस एक लड़का था 17 साल का,
ओके। उसके पास और कोई काम नहीं था, तो वो वॉचमैन था हमारे ऑफिस के ही कॉम्प्लेक्स में। हाँ। पर वो जब देखो ऊपर राउंड मारता रहता था, तो मैंने एक दिन पूछा कि तेरे को डांस सीखना है? तो उसने बोला हाँ सर सीखना है। तो उसको बुला लिया मैंने अंदर, तो हर रोज़ शाम को एक बैच पे उसको मैं सिखाता रहता था, साथ साथ करते 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 धीरे 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 करते वहाँ से उसने मेरे साथ सिखाना शुरू किया। मेरे साथ सिखाते सिखाते अब वो खुद का सिखा रहा है। वाह, हाँ, तो एटलीस्ट एक वैसे उसकी लाइफ चेंज हो गई। बिल्कुल। मतलब वॉचमैन का काम करते करते क्या ही कर लेता। क्या ही कर लेगा वो, Exactly. वो एक वो फिर या तो वो डिस्ट्रैक्ट होकर लाइफ में कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता। इस किस्से पे भी एक पूरी मूवी बन जाएगी अगर होगा तो। Straight. अह, आप अभी भी इतने चार्मिंग हैं, राइट? मैं तो बचपन से देखा और मेरी उम्र के ही हो ऑलमोस्ट, और इतने चार्मिंग हो, अभी भी इतने चार्मिंग हो, आजू बाजू, और आपका प्रोफेशन भी लाइक बस, डांस बस, है, हाँ। शो बिज का एक हिस्सा है, तो आजू बाजू हमेशा हॉट गर्ल्स एंड मतलब वो नज़र तो रहती होगी आजू बाजू। हाँ। हाउ टू हैंडल इट? So you have to be very clear, and this I think I should tell to all the people who are working right now. Working, आप अपने काम से रिलेटेड जितना प्योरिटी रख सकते हो उससे अच्छी चीज़ नहीं है। काम के बाद आपकी पर्सनल लाइफ है। ओके। आप एटलीस्ट काम के एरिया में, काम के जोन में बी वेरी प्रोफेशनल। सो वेरी वेरी प्रोफेशनल। हॉट गर्ल्स वे अराउंड यू और यू आर सो चार्मिंग, तो आपका दिल नहीं आया होगा पर उनका दिल तो आप पे आया होगा। यू आर डांसिंग सो ब्यूटीफुली एंड टीचिंग देम, तो कोई ना कोई तो होगा ऐसा। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली मेरे साथ होता है, सबके साथ होता होगा वैसा यार। So हम तो सिर्फ आपके साथ क्या होता है वो जानने आए हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा किस्सा बताओ या कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ कि भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑलमोस्ट हीरोइन मटेरियल आपके पास आई हो। हमारे रिसर्च में है तो यू कांट लीव द कहानी। तो वो आई आपके पास और आपको प्रपोज किया और डेस्परेट तरीके से प्रपोज किया है, वो कहानी ज़रा सुना दो मुझे। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हैं, नाम तो मत लेना, कोई बात मुझे, नहीं। हाँ मुझे बहुत सारे ऐसे हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो अगर कोई आए और जो भी थे, कहानी सुना दो बस। जो भी थे उन्होंने प्रपोज किया और मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई ये मेरा काम वाला एरिया है, सो आई कैन नॉट तो गेट कोई इनटू मतलब यूँ एकदम यूनिक नहीं आया? मतलब मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने खून से लेटर लिखा है। ये कहाँ से निकाल के लाया? मैं लाया हूँ, मतलब मैंने तो ऐसे सो ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे पहले भी, और अब एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा तो बना ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि भाई किसी ने खून से लेटर लिखा है, किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें दी हैं। हाँ, ये बहुत हुआ है। और फिर उनको ना करने में, और सी यू हैव टू आल्सो रिस्पेक्ट समवन्स फीलिंग। मैं हमेशा मैंने से तो ये मानता तक सुना है कोई मम्मी पापा को भी लेके आ गई, ये लड़का है प्लीज़ आप इनको रिक्वेस्ट करो। हूँ ये बहुत होता था पहले, सच में बहुत होता था। मतलब मेरी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। सो एक गाना है, मुझे किसी ने कहा कि ये सवाल ज़रूर पूछना, और इसी रिलेटेड में है जो अभी सब टॉपिक चल रहा था कि तेरी तो आंटियाँ भी दीवानी हैं और आंटियाँ भी, मतलब सालसा सीखना है तो सिर्फ निखिल से सीखना है। ऐसा भी कुछ हुआ है? तो ऐसा बहुत होता था कि अगर कोई एक आंटी का बैच बन रहा है तो उनको ये लगता था कि अगर सिखाएगा तो निखिल सिखाएगा। तो ये वही बोल रहा हूँ कि बहुत इनिशियल होता था, वो धीरे धीरे मैं अपने आप को डिस्टेंस करता रहता था कि आई हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग, मतलब यंग जनरेशन में लड़कों को तो यार ऐसा माहौल पहले चाहिए होता है, और तुम्हें तो मिला हुआ है प्रोफेशन के मेरा अंदर। फोकस कहीं और था, मेरा फोकस पूरा का पूरा काम पे था। अब ये मत बोलना कि आपने अपनी स्टूडेंट को नहीं पटाया। नहीं, मैं बोलता रहा हूँ कि अपनी जोन के बाहर मेरी एक पर्सनल लाइफ थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वो आज भी हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे। एक गाना है जो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत करेगा, दिल ले गई कुड़ी गुजरात की। ये अगर आप स्कूल डेज से उठा रहे हैं तो स्कूल डेज से। यू आर एन हार्डकोर पंजाबी, राइट? आई एम हार्डकोर पंजाबी। तो हार्डकोर पंजाबी मतलब और बल्ले बल्ले तेरी, हाँ उस टाइप के हैं, मतलब पार्टी शार्टी घूमना एंड शाम को महफिले। यू आर दैट हार्डकोर, राइट? एब्सोल्युटली हार्डकोर पंजाबी, राइट। और उसमें यार आपकी लाइफ में गुजराती कुड़ी, मेरी वाइफ तो ये गाना सूट एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग अप टू कि यू आर एन हार्डकोर पंजाबी एंड आपने अपनी ही स्टूडेंट को पसंद किया और उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाया, और वो गुजराती कुड़ी। ये कहानी थोड़ा सा ना, कहानी मुझे पता है पर मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़बानी ऑडियंस सुने। सो बेसिकली मेरी फ्रेंड
उसकी कज़िन मेरी वाइफ थी, तो उसकी कज़िन थी वो, सो दैट्स व्हाट शी केम टू क्लास विथ हर। और इनिशियली हम लोग फ्रेंड्स से, फिर हमारा टच छूट गया कुछ सालों तक। फिर कुछ साल बाद वो वापस स्टूडियो पे आई डांस सीखने के लिए। ओके। वहाँ से फिर टच बना और फिर वो परमानेंट हो गया टच। पहले तो मम्मी ने मना कर दिया था। मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स हमेशा से कूल थे, क्योंकि कि ठीक है चलो वो कर लेगा। उनके पेरेंट्स, जो मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं, उनको लग रहा था कि अगेन सी एक पार्ट ये बहुत था उनके लिए भी कि अभी डांस सिखा रहा है, लाइफ में आगे क्या करेगा, हाँ मतलब कैसे सस्टेन करेगा। हाँ। तो अभी तो बहुत छोटा है। हाँ। और मैं सिर्फ 22-23 साल का था। आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली एट द एज ऑफ 19। सो मैंने 21 तक तो पूरा सेटअप अच्छा से कर लिया था, 3 साल में पूरा वो जगल करके हासिल करके अच्छा सेटअप हो गया था। तो 23 पे उसके पेरेंट्स से बोला कि अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो डांस कर रहा है, शौकिया होगा, तेरी लाइफ तुम कैसे सस्टेन कर पाओगे। तो फिर शी वॉज वेरी एडमेंट, शी वॉज वेरी फर्म अबाउट मी कि नहीं ये कर लेगा, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ उसको। एक दौर ऐसा भी था कि आप एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कार्निवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर में इट वाज हाउसफुल। हाँ एग्जैक्टली, वो हमारा फर्स्ट शो था। बिकॉज उसका रीज़न ये था मनीष के वो जो ट्रांसपेरेंसी तुम अपने स्टूडेंट्स के साथ या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ रखते हो कि हम ऐसा कुछ परफॉर्म करने चाह रहे हैं या ऐसा कुछ दिखाने चाह रहे हैं सूरत के अंदर, और जैसे हमने अनाउंस किया कि हम शो कर रहे हैं, वो 24 घंटे के अंदर देयर वर 256 पार्टिसिपेंट्स इन फर्स्ट शो, मुझे याद है। ओके। एंड देयर वर 20 परफॉर्मेंसेस इन 256 पार्टिसिपेंट्स। एंड 1 घंटे के अंदर हमने पूरे के पूरे 20 परफॉर्मेंस ख़त्म किए। और मतलब वो अलग जोन था एक, और सारे स्टूडेंट्स ने मिल के सब कुछ, मतलब ऐसे ऐसे दिन थे कि हम लोग स्टूडियो पे ही सोते थे। ओके। हाँ, सो दैट वाज अ फन ऑल एब्सोल्यूट फन, सुपर फन। तो वो दौर देखा जहां आप एक सुपरस्टार हो, फिर वो दौर देखा जहां आपने 2 अंडों में निकाला, फिर वो भी दौर देखा जहां आपको अपना पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। आप 20 साल से कोरियोग्राफी में हैं, जब मेरे ख्याल से सूरत में कोई नहीं था। कोई नहीं था, थे मुझसे ज़्यादा 1-2 दिन सीनियर थे, पर या ऑल विथ बहुत ऑलमोस्ट तब ना के बराबर था। ना के कोरियोग्राफी को देखा भी अलग तरीके से जाता था। एग्जैक्टली। तो इस पूरी लाइफ जर्नी के अंदर में इससे में बने रहने के लिए कौन सी आपके हिसाब से मेन थिंग है जिसको आपको बना के रखा है? सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि अब बहुत ही क्लीशे लाइन है कि आप यू नेवर गिव अप, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए या हार्ड वर्किंग करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आप को सुबह उठ के कैसे देखना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप अपने सीए से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने वाइफ से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से कैसे बोलोगे? आज मैं भी मेरे बेटे को कुछ सिखाता हूँ, मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप अपने आप को लाइफ में क्या देखना चाहते हो, आप वो सोच के करो। ये मत देखो कि मुझे कितना पैसा कमाना है, मतलब पैसा आज होगा, कल नहीं होगा, परसों फिर आ जाएगा, दैट्स गोइंग टू हैपन। आप अपने आप को सुबह उठ के जब मिरर में देखते हो तो आप कैसे देखते हो? आप अपने बारे में खुद अच्छा फील कर रहे हो या बुरा फील कर रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो तो मतलब फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई है ही नहीं। सो आपको सुबह जब आप उठते हो, आप ये सोच सकते हो कि मैं इतना बड़ा शो कर रहा हूँ, मैं तो इतना सुपरस्टार हूँ, ये हूँ वो हूँ, या XYZ, मेरे पास आज मर्सिडीज़ है, मेरे पास आज BMW है। लेकिन क्या वो सच में आपका पैसा है? क्या आपने किसी को परेशान करके वो पैसा कमाया है? आप अपने आप को मिरर में कैसे देखना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब मैं अपने आप को सुबह उठ के देखूं तो मैं चाहूँ कि आई एम अ फाइटर, आई विल नॉट गिव अप। सो वो नेवर गिव अप वाला जो सिचुएशन सिर्फ एक कोर्ट में लगता है, नेवर गिव अप, मुझे लगता है कि वो अपने सेल्फ फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सनल सवाल पे आ जाए थोड़ा? ऐसा सारा ही पर्सनल है आपका, तो डांस प्रोफेशन भी बहुत पर्सनल है। आपको गुस्सा बहुत आता है, कुछ लोग कहते हैं। इनिशियली बहुत आता था, अब तो मैं बहुत सुधर गया हूँ। तो इतना गुस्सा आता कि आपने मारपीट की हुई है? मारपीट तो नहीं की हुई है, स्कूल में की हुई हाँ, है। देखा, हमारा रिसर्च बहुत स्ट्रांग है। स्कूल में की थी, स्कूल में की हुई तो है। स्कूल में मारपीट की, इतना गुस्सा था, और वहाँ से दिस चार्मिंग फेस डूइंग डांसिंग। स्कूल में मारपीट की हुई है। स्कूल में थोड़ा सा मैं नॉटी नहीं था कभी भी क्लास में, लेकिन बहुत चीज़ों को लेके ऐसा था कि तुम इसको नहीं छेड़ सकते,
अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा तो मेरी मारपीट होगी, तुमने अगर मेरे फ्रेंड के साथ कुछ किया तो मेरी मारपीट होगी। स्कूल में थी गर्लफ्रेंड? हमारे टाइम में तो नहीं थी। स्कूल में थी। स्कूल में थी। ओके, सो आपने फिर उसको बराबर पूरे सब फ्रेंड्स ने मिलके मारा था? बराबर धोया था। बराबर धोया था। उसके बारे में और कुछ? नहीं बस बेचारा नाम नहीं। ओके फाइन। कभी मौत को करीब से देखा है? ओह, बहुत करीब से देखा है। तो सो ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था गोवा का। और मुझे पानी से कभी इतना फोबिया नहीं था, पर मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। सो आई वॉज इन द स्केटबोर्ड जो होता है, आप उसके ऊपर लेट जाएं, वेव बोर्ड करके हाँ हाँ। लेट जाएं और वो वेव करते रहे। सो आई वेंट देयर और पता भी नहीं चला कि वो पानी कब मुझे, वो वेव बोर्ड मुझे कब इतना अंदर ले गया। और जब मैंने पलट के देखा तो मैं बहुत दूर था, और ये मैं अकेला गया हूँ। मेरे मतलब मैं आई वॉज नॉट मैरिड। मेरा और मेरी वाइफ का सिर्फ एक अफेयर चल रहा था। ओके, तो आई वॉज नॉट मैरिड, मैं अकेला हूँ। तो तो गोवा अकेले चले गए? मतलब फ्रेंड्स के साथ थे, Okay. लेकिन मतलब फैमिली में कोई नहीं था। पानी में आप अकेले थे? पानी में मैं तब मैं अकेला था। तो पलट के देखा तो बहुत ही ख़राब सीन था, बहुत ही ख़राब सीन था। तो जैसे ही मैंने सोचा कि पलट के मैं रिटर्न जाऊंगा, वैसे ही मैं स्लिप होकर अंदर चला गया। ओके। और मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं वापस ऊपर आऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर नहीं आ रहा था। और उस सेकंड्स के अंदर सब कुछ क्लियरली दिखता है कि आपकी मदर रो रही है, आपकी जो वाइफ है उसको कैसा फील हो रहा होगा। उस 2-3 सेकंड के अंदर एकदम फ्लैशबैक, मतलब पूरा का पूरा फ्लैश दिख जाता है कि क्या होगा आपके जाने के बाद। ओके। तुरंत बाय चांस कोई एक वहाँ से आया बंदा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा एक फ्रेंड आया और वो लोग स्विमर्स बहुत अच्छे थे। हाँ। और फिर वो मुझे बाहर निकल के लाए। ओके। और एक समय ऐसा और था? एक था, हम लद्दाख गए थे। ओके, तो सारी कहानियाँ हम लद्दाख निकल के गए आ रही थे। है। लद्दाख से रिटर्न फ्लाइट में आ रहे थे। लद्दाख टू दिल्ली वाज ऑल ओके। सो दिल्ली से सूरत की फ़्लाइट में, एज सुन एज वी वर ऑन द फ्लाइट, और फ्लाइट ऊपर जाके इतना गंदा टर्बुलेंस, मतलब 5-5 हज़ार फीट उन्होंने फ़्लाइट को ड्रॉप किया। उस दिन मैं और मेरी वाइफ थे और हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ में। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार अब बेटे को कौन देखेगा, पेरेंट्स तो बूढ़े हो रहे हैं। मतलब आप श्योर हो जाते हो कि इस सिचुएशन से आप बच ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। जिस हिसाब से वो चल रहा था। सो कुछ हुए ऐसे इंसिडेंट्स। तो वो फोबिया अभी तक है? पानी का, हाइट का, फ्लाइट का? फ्लाइट का थोड़ा थोड़ा है, हाँ। पानी का कम हो गया है। ओके। सो उससे लड़ने का तरीका? कुछ नहीं, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, अंदर घुस जाओ, देखा जाएगा। देखा जाएगा, सेल्फ टॉक। ओके। हाँ, ये सवाल भी था। आप ट्रैवलिंग बहुत अच्छी पसंद करते बहुत हैं, पसंद है। तो आर यू अ सोलो ट्रैवलर? आई लव ट्रैवलिंग सोलो, पर डिपेंडिंग ऑन वेयर एम आई गोइंग। अगर मैं वहाँ से जाके कुछ सीख के आ रहा हूँ तो मेरे को तो अकेला बहुत पसंद आएगा जाने के लिए। इफ़ नॉट, आई ऑलवेज ट्राई टू हैव माई फ्रेंड्स एंड फैमिली अलॉन्ग विथ मी। आई लव ड्राइविंग, तो हम यहाँ से बहुत लंबा लंबा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ओके। एंड व्हाट आर द सोलो प्लेसेस दैट आप रिफ़र करोगे कि यार यहाँ तो जाना चाहिए अगर अकेले भी जाओ तो? सो एक मेरी अभी ड्रीम डेस्टिनेशन है, मैं पहुंच नहीं पाया हूँ लेकिन मैं जल्दी जाऊँगा, विच इज़ एक छोटा सा मसूरी के पास एक जगह है विच इज़ कॉल्ड एज लैंडोर। हाँ, ओके। आई जस्ट मसूरी से थोड़ा सा नीचे है और देहरादून से ऊपर। सो वो ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ है, और वहाँ पे एक बेकरी शॉप है विच इज़ वेरी फेमस। सो वो एक शॉप है जो अगेन वो ब्रिटिशर्स के टाइम की बनाई हुई है। सो उसमें बोलते हैं ना कि गांव ऐसा है कि 4 दुकान 5 मकान, बस वो उतना ही है। फिर भी अब फेमस है और लोग फिर जाते भी वो हैं। बहुत भी फेमस है, बहुत जाते हैं। हमें ये ढूंढ के निकालना है फोटोज Landor। इसकी। आपने टेररिस्ट और मिलिट्री के से भी पंगा लिया हुआ है, उनका भी सामना किया हुआ है? मैंने नहीं सामना किया हुआ है। हम लोग कश्मीर घूमने गए थे, तो मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत ऐसे कीड़े बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं कि तो हम लोग शंकराचार्य मंदिर पहुँचे। हाँ। तो मिलिट्री थी और मिलिट्री ने बोला कि सब बाहर निकलो, हम सब बाहर निकल गए। हाँ। और तब वो गाना आया था डॉन डॉन वाला। हाँ। तो उसने बैठ के बोल दिया मैं हूँ डॉन। हाँ। टेररिस्ट वाले ने सीधा गन करके उसके ऊपर डाल दी। टेररिस्ट वही था? इसने military। मिलिट्री वाले ने सीधा गन करके उसके ऊपर रख दी। तो हमको लगा आज तो ये गया। उसके बाद से लेके आज तक, मतलब उस बात को शायद 20 साल या 18 साल हो गए, आज तक उस बात पे सुनता रहता है।
पर उस टाइम पे बहुत स्कैरी था। कश्मीर ट्रैवलिंग दैट टाइम वाज वेरी स्कैरी। आप कश्मीर गए थे अब 12th के बाद गए थे, तो दैट वाज इन 2005-4। और मुझे पता है आप झूठ बोल के गए थे। मैं झूठ बोल के नहीं गया था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था घर पे, अच्छा। कभी नहीं। मेरे फ्रेंड्स में थे 2-3 हाँ। जो बहुत झूठ बोल के गए थे कि वो मनाली जा रहे हैं, और कश्मीर से फिर उनको फ़ोन करते वक्त तब क्या था कि ट्रू कॉलर होते थे घर पे, छोटी सी मशीन आती थी, तो एसटीडी से कॉल करते थे जिसमें नंबर नहीं आ रहा है। ओके। एंड फिर वहाँ पे मंदिर पे गाना गाया और बंदूक आ गई। वो बहुत ऐसे किस्से हुए कि फ्रेंड्स अब जितना छेड़ रहे थे तो वो कहते कहते। तो टेररिस्ट से भी तो मुलाकात हुई थी, गाड़ी पूरी आपकी शेकन एंड एवरीथिंग। सो हम लोग वही कश्मीर वाले ट्रिप में पहलगाम में पहुँचे थे। जैसे ही हम पहुँचे तो बहुत सारे लोग हमारी गाड़ी पे चढ़ गए, बहुत सारे। और हम लोग का फर्स्ट ट्रिप था कश्मीर का, तो हमको लगा ये तो सारे टेररिस्ट हैं। मतलब एक तब टवेरा होती थी, गाड़ी चलती थी, तो टवेरा पे बहुत सारे जन चढ़ गए, तो हमको लगा ये तो टेररिस्ट हैं। तो फिर जब वो और ड्राइवर ने ऐसे 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 गाड़ी घुमाई, ऐसे ऐसे की, फिर हम लोग ने घबरा के पूछा कि हुआ क्या है। तो बोले ये टेररिस्ट नहीं, घोड़े वाले हैं, क्योंकि तुम उनकी घोड़े की सवारी ले लो। इसलिए तो वो एक बहुत फनी मोमेंट था। ओके। बहुत फनी केसेस आ रही है। कभी अकेले में रोए हो? बहुत बार अकेले में तो। विच इज़ योर नाइटमेयर? क्यों? नाइटमेयर सी, अब इतने साल में अगर हमने इतना सारा अप एंड डाउन देख लिया, तो अब कोई नाइटमेयर जैसा कुछ लगता नहीं है उस समय पे जब उस समय पे। हाँ, जब आपको लगता है कि ये मेरा नाइटमेयर है लाइफ का और ये याद रहेगा कि ये इस बहुत ज़्यादा। सो आई एम वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट माई फैमिली, राइट। मतलब तभी भी, पहले भी था और अभी भी हूँ। सो जैसे द रीज़न मुझे बिजनेस एम्पायर भी सेट करना था वो ये इसीलिए कि फैमिली का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है, खुद का फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाता है। और मेरा नाइटमेयर हमेशा से ये रहा है कि विल आई बी एबल टू डिलीवर द बेस्ट टू फॉर माई फैमिली और नॉट। तो वो एक नाइटमेयर हमेशा से रहा है, पर अब चीज़ें अलग हैं थोड़ी। अब मेरा फोकस मेरे बेटे की तरफ बहुत ज़्यादा है कि उसका फ्यूचर कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है लाइफ में, वो सारा का सारा फोकस उस पर बहुत है। मैंने आपकी बहुत सारी डांसिंग फॉर्म्स या देखे हैं, और मैं शायद एक मेरी फैमिली शादी में आप भी आए थे, कामिनी की शादी में, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो ज़्यादातर आपको मैंने वेस्टर्न, बॉलीवुड, उस तरफ सालसा की क्लासेस आप लेते हैं, कभी भी ट्रेडिशनल की तरफ में, जैसे कि कथक है या उस किस्म के फॉर्म की तरफ आपका झुकाव नहीं देखा? सो मैं पहले बहुत कॉन्शियस था कि कथक सीखने से शायद वो फेमिनिन टच नहीं आ जाए मेरे बॉडी में, तो वो बहुत कॉन्शियसली मैंने उसको अवॉइड किया। फॉर वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स टू डांस इज एब्सोल्युटली कथक। मतलब भरतनाट्यम एंड कथक, मतलब उनकी ब्यूटी बहुत अलग है। ओके। मतलब शायद मैं अपने आप को उतना लायक भी नहीं समझता कि मैं उसको इतना जस्टिफाई कर पाऊँगा कथक को, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। जो गुरुज हैं और वो सब जो करते हैं, जो टीचर्स हमारे सूरत में भी है, दे आर वेरी ब्यूटीफुली ट्रेन्ड एंड दे परफॉर्म वेरी वेल। You're a hardcore पंजाबी that we talked about, and आज की तारीख में तो one Punjabi guy is making senses all over the world कि the number one artist in Punjabi is Diljit Dosanjh। Oh, I love him। मतलब वो इतना the reason I love him because he seems to be very pure from heart, very pure। he always talk about कि कौन बड़ा है, वो ऊपर वाला बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। he is always so sweet about it। Exactly। and वो सोल इतना प्योर है कि मतलब हमेशा हाथ जोड़े हुए दिखता हाथ है, जोड़े दिखता कहीं स्टेज पे आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, तो एक हाथ तो जोड़े, ये yes। मतलब दैट्स द बेसिक थिंग अबाउट हिम। Beautiful, yes। एंड हु इज़ योर फेवरेट? सो दिलजीत इज़ डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब सिर्फ उनके गाने नहीं, द वे द पर्सन इज, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज माई आइडियल ऑलवेज हैज़ बीन शाहरुख खान, ऑलवेज शाहरुख खान आइडियल। शाहरुख खान। तो हाँ, शाहरुख खान तो इतने क्रेजी हो आप उसके बारे में कि अपने बेटे का नाम भी उससे रिलेटेड में रखा है आपने। एग्जैक्टली। सो आई वॉज वेरी क्लियर, मैं राशि वाशी में या किसी में नहीं मानता, तो मैंने घर पे वो क्लियरली बोल दिया था कि अगर बेटा होगा तो वीर है और बेटी होगी तो ज़ारा है। ओके, फ्रॉम वीर ज़ारा। तो Veer शाहरुख खान वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है वीर ज़ारा, वीर ज़ारा। और आप उसमें से ये चीज़ निकाल के लेके आए। वाओ। सो हैव यू एवर मेट हिम? मतलब शाहरुख खान से मिले हैं? आई हैवंट मेट हिम येट, नो। तो यू आर सो क्रेजी कि बेटे का नाम रखा है, तो कभी मन्नत के बाहर बैठे नहीं? मैं मन्नत के बाहर घूमा बहुत हूँ, और जब भी बॉम्बे जाता था, जब बहुत
यंग एज पे जब मैंने काम करना शुरू किया था, हमेशा मन्नत के बाहर जाके खड़े रहना, वहाँ पे घूमते रहना, वो सब बहुत किया है। हाँ। पर मुझे लग रहा था कि शायद उससे मिलने से इतना कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया उसको मिलने से। पर मुझे हमेशा से था, इफ़ आई एम लर्निंग अबाउट हिम, इफ़ आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि वो उसने लाइफ अपनी कैसे बनाई, कहाँ से उस ज़ीरो फैमिली से एक अच्छी फैमिली बनाना, वो सब करना। सो आई लव द वे ही हैज़ कम अप इन लाइफ। वाह, बहुत मज़ा आया आपको सुनते हुए। अब नाउ आई एम टेकिंग यू टू द लास्ट स्टेजेस ऑफ थिंग्स। फिर भी कोई कहानी आपके मन में रह गई हो तो? कहानी कोई नहीं रह गई, पर मैं ये मैसेज सबको ज़रूर दूंगा, मतलब जो भी काम करना चाहता है, कि अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो उसको आखिरी तक लेके जाओ। ओके, बहुत व्हाट इज फेलियर अकॉर्डिंग टू यू, निखिल ढींगरा? एक्सपीरियंस, फेलियर इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। एंड व्हाट इज सक्सेस देन? सक्सेस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, बट जब तक आप उसको अपने आप एक सस्टेन लेवल पे ला सकते हो। तो नाउ इफ़ आई क्लियरिफाई दैट इज कि सक्सेस इज, सो द रीज़न आई टेल यू, आई पुट माई सन इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, क्योंकि उसको खुद को बहुत चाह थी कि वो फुटबॉल खेले। एंड द रीज़न आई टोल्ड हिम कि ठीक है, स्कूल में मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। स्पोर्ट्स हम नहीं लाए तो हमारे बच्चे क्या ले हमारे बच्चे आएंगे? क्या लाएंगे। और Exactly. स्पोर्ट्स आपको सिखाता है रोज़ हारना और रोज़ जीतना। आप भले कोई भी हो, मतलब आप शाहरुख खान हो, आप अंबानी हो, आप एलन मस्क हो, आप कोई भी हो, आप रोज़ हारोगे और रोज़ जीतोगे। सो ये तो क्लियर बात है। आपका हर बिजनेस पॉइंट सही नहीं होगा, आपकी हर मूवी नहीं चलेगी, आप हर रोज़ सेंचुरी नहीं मार सकते। वंडरफुल, वंडरफुल। रोज तो नहीं हो सकता। रोज़ तो नहीं हो सकता। नहीं हो आप फेल भी होंगे, आप फेल भी होंगे, आप सक्सेसफुल भी होंगे। एक चीज़ मेरे दिमाग से निकल रही थी, यू क्रिएटेड अ कम्युनिटी एंड कम्युनिटी ऑफ टीचर्स। टीचर्स, यस। वो क्यों आया, आइडिया कहाँ से आया और क्या पर्पस है आपका? टीचर्स की कम्युनिटी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो भी एक पेन पॉइंट से आया था। पेन पॉइंट वॉज ये कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते थे कि सर, बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज ट्रस्ट अ टीचर मोर रादर देन इवन अ फ्रेंड। यस, अगर टीचर ने सजेशन, अगर टीचर ने कुछ सजेशन दिया है तो वो सही होगा। हाँ, तो ऑलवेज क्रिएटेड कि सर कोई मैथ्स टीचर बताओ। अब मैं हूँ डांस टीचर, मेरे को मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आपका बेटा वहाँ जाता है या आपको पता है कि वो मैथ्स टीचर अच्छी है तो बताओ। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो एक लाइफ अपनी एक बॉक्स में शुरू करते हैं, बॉक्स में ही ख़त्म कर देते हैं। दे डोंट ट्राई टू गो आउट एंड अचीव समथिंग। वो चाहते, जैसे मैंने बिजनेस पॉइंट मैंने समझा बिजनेस मॉडल बनाने का, 99% टीचर्स नहीं बना पाते उसको बिजनेस मॉडल। और उसके लिए आपको एक ओपन स्पेस, ओपन सिनेरियो, एक ऐसी कम्युनिटी में आना पड़ेगा कि आप उससे ग्रो कर पाएँ। वाह। तो वहाँ से वो पेन पॉइंट था कि पेरेंट्स भी उसको ढूंढते हैं और हम भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि तो फिर इसको इम्प्लीमेंट पेपर पे लाया कैसे, एंड देन हाउ इट स्टार्टेड? सो आई थॉट कि मुझे एक कम्युनिटी बनानी चाहिए। तो पहले मैंने 4-5 टीचर्स जिनको मैं जानता था, मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला सी दिस इज़ माई आइडिया, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। सो दे वर ऑल ऑन बोर्ड कि हम आपके साथ हम शुरू करेंगे, तो वी विल स्टार्ट रिकमेंडिंग ऐसे ऐसे करके। सो मोर देन अ नेटवर्किंग थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ कम्युनिटी बिकॉज हेल्पिंग हैंड बहुत क्लियर है कि भाई आपको, मेरे पास एक बच्चा था, वो पूछ रहा था कि मुझे पॉडकास्ट बनाना है तो किससे सीखूं। तो मैंने बोला मनीष से पूछ लो, ही इज़ डूइंग वेरी गुड अभी। तो वो बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर सर ने बोल दिया है तो मनीष के पास जाके सीखने को 2 बातें तो मिल जाएंगी, पक्का मिल जाएगी। तो वैसे वो पॉइंट बहुत। I have been seeing you a lot. I've seen your lot of I've seen you with lot of influences of Surat. I've seen you influencing a lot of people. और अब ये कल्चर, बिकॉज सूरत इज़ द थर्ड टायर, वेरी मच नियर टू मुंबई, वेरी मच नियर टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और उसका इफेक्ट अब सूरत में बहुत दिखने भी लगा है, बहुत सारा इन्फ्लुएंसिंग आया है। इतना आपका फेमस भी होना या इतना आपकी रीच होने के बावजूद भी यू डिडंट थिंक ऑफ कैपिटलाइजिंग दैट एरिया। लेट्स इन्फ्लुएंस थ्रू इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, लेट्स गो इनटू दैट कम्युनिटी, लेट्स बी पार्ट ऑफ दैट। बहुत कम देखा है मैंने आपको। हाँ, मैं बहुत कम जाता हूँ। रीज़न? सो एक तो वो मेरा नीश होना चाहिए। अगर मैं समझ लो कोई ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक क्लॉथिंग मटेरियल है, अगर मुझे उसके बारे में अच्छे से नहीं पता है पहली चीज़, और शायद मैं उसको अच्छे से नहीं बेच पाऊँगा, तो मैं जो ब्रांड है उसको
उसको उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग वेल। सो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है मेरे साथ। और मेरे को इन्फ्लुएंस अगर करना है तो मुझे प्रोडक्ट या ब्रांड को लेके करना है, मुझे अपने आप को नहीं बेचना है। सो मैं मेरे काम के थ्रू तो जो चल रहा है वो चल रहा है, पर मैं अगर अपने आप को ही सेल करने जाऊँगा तो वो ब्रांड और उसके लिए इनजस्टिफिकेशन है। ऑडियंस बैठी है और एक सवाल ऑडियंस से आया है घोस्ट से कभी एनकाउंटर हुआ है आपका? गोश्त भूत? भूत से नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, हम तो रोज चेहरे खुद को देखते हैं और खुद ही को भूत समझ के सो जाते हैं। राइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और फिर मैं एक दो चीज़ें ऐसी पर्सनल बात कर लेंगे अपने। व्हाट इफ़ योर स्टूडेंट्स आर देयर, यू हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप ऑन योर एप्स and a lot of people now going to listen to you and your story. 3 mantras of your life जो आपसे लोग ले जा सके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो ऑलवेज थिंक ऑफ योर सेल्फ एज, जैसे मैंने बताया कि गेट अप एंड थिंक कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। नो मैटर आप कोई भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ में, मतलब आप नीचे हो ऊपर हो, कहाँ देखना चाहते हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। सेकेंड, इफ़ यू स्टार्ट समथिंग टेक इट टू द एंड। और टेक इट टू द एंड इट मीन्स अगर आपको एक पॉइंट पे लग रहा है कि अब मैं इससे ज़्यादा इसको पुश कर रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा हूँ, तो तुरंत छोड़ दो। अगर आप उसको मन से करना चाहते हो लेकिन सिर्फ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, फाइनेंसेस हैं, ये है वो है, वो सब सॉर्ट हो सकते हैं। समय लगेगा 100%, तो यू विल डेफिनेटली बी देयर एंड जस्ट ट्राई टू लिव इन अ डे, क्योंकि आपको नहीं पता है कल क्या होने वाला है। हमको नहीं पता था कोविड आएगा, हमको नहीं पता था कि कौन कल है, आज है, परसों है। So live in a लिव इन अ present. डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।